मैंने एक किन्नर के बच्चे को कैसे जन्म दिया, ये राज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ तो नॉर्मल इंसानों को भी इतनी आसानी से इज्जत नहीं मिलती। ऐसे में अगर कोई तीसरे जिन्स का जन्म ले ले तो उससे तो जीने का हक भी छीन लिया जाता है। और मेरी ये कहानी भी ऐसी ही है। जब मेरे पापा को पता चला कि मैं एक बेटा या बेटी नहीं बल्कि तीसरे जिन्स का हूँ तो मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई और मुझे बेसहारा छोड़ दिया गया। लेकिन मेरी बदकिस्मती की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जो कुछ मेरे साथ हुआ वो जानकर इंसान के होश उड़ जाएंगे। एक मिनिस्टर के बेटे की शादी थी जहाँ खास तौर पर मुझे बुलाया गया था और मेरा नाम हमारी दुनिया में बहुत मशहूर हो चुका था और अपनी खुशियों पर मुझे बुलाना हर किसी की ख्वाहिश बन चुका था। जहाँ मेरे कदम पड़ते वहाँ का माहौल ही अलग हो जाता है और इसलिए मेरी डिमांड बहुत ज्यादा थी। मेरा गुरु मेरी मुंह मांगी कीमत वसूल करता और मुझे लोगों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए भेज दिया जाता। हमेशा की तरह आज भी इस महफिल में आकर मैं अपने काम में लग गई थी। वही काम जिसके हजारों रुपए मेरे गुरु को मिलते थे और उससे कहीं ज्यादा मुझ पर निछावर कर दिए जाते थे। लचकीला कमर, लंबे बाल, खूबसूरत चेहरा, आंखें बंद किए मैं स्टेज पर दिलरुबाई अंदाज में नाचती चली जा रही थी। और यह नाच मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था और वहाँ मौजूद लोग मुझे देखकर दिल थामे शोर मचा रहे थे और मुझ पर पैसा निछावर कर रहे थे और मुझे सराहने के लिए वहाँ बहुत लोग मौजूद थे। लेकिन मैं आंखें बंद किए किसी और ही दुनिया में गुम थी, इस दुनिया में जिससे कभी अपना पीछा छुड़ा ही नहीं पाई। वहाँ पिंकी पिंकी का शोर इस कदर तेज था कि कान में पड़ी आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। इन सब के बावजूद मैं उस हाल से बेखबर थी। लेकिन आंखें बंद किए भागते भागते मैं एक छोटी सी गली में पहुंच गई थी जहां मेरे बाप ने मुझे हाथ पकड़कर खींचकर घर से बाहर निकाल दिया था और मेरी माँ को गालियां बकता मुझे अपनी नजरों के आगे से दूर होने को कह रहा था। मेरी भोली भाली माँ रोती बिलखती मुझे अपने दुपट्टे के आंचल में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी खातिर वो पहली बार अपने पति से लड़ रही थी कि मेरे बच्चे का क्या कसूर नहीं है, इसे घर से ना निकालो, ये हमारा खून है, हमारी औलाद है। लेकिन मेरा बाप तो उस जमाने के खौफ से बेरहम बन चुका था। वो मेरी माँ पे चीख रहा था, बेशर्म औरत, तू मुझसे कहती रही तूने बेटा जन्म दिया है और मैं सीना चौड़ा करके जीता रहा कि मेरे घर में बेटा आया है, लेकिन तूने तो इस हिंजड़े को पैदा करके हमारे मुंह पर कालिक पोत दी है। हम खानदान को क्या मुंह दिखाएंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा और तू कहती है कि यह तेरा बेटा है। आखिर तू कब तक छुपाएगी इस सच को कि तूने एक किन्नर को जन्म दिया है। वो सच जो मम्मी पापा से छुपाती आ रही थी वो आज अचानक ही खुल गया था। मैं अपनी बड़ी बहन की चूड़ियां पहनी, जाली वाला दुपट्टा ओढ़े, काजल लगाए किसी गाने पे नाच रहा था जब अचानक यहाँ पर पापा अपनी दुकान से वापस घर चले आए थे और मुझे ऐसे देखकर दंग रह गए थे। मैंने आज तक कभी पापा के सामने इस तरह का हुलिया नहीं बनाया था। ऐसे ही पापा मुझे हमेशा अपनी बहनों के साथ देखा करते थे, लेकिन आज जब पहली बार पापा ने मुझे इस हुलिये में देखा तो वह कुछ छिटक से गए और कुछ ही देर में वो सब समझ गए। और मेरी माँ पिछले 10 सालों से मेरी माँ उनसे छुपाती आ रही थी। पहले तो पापा को भरोसा ही नहीं आ रहा था। वो गुस्से में कहने लगे कि ये तूने क्या हुलिया बना रखा है, लड़कियों की तरह दुपट्टा क्यों रखा है और चूड़ियां पहनने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी। पापा ने जैसे ही आगे बढ़कर मेरे होठों से लाली साफ करनी चाहिए तो ना जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि पापा मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, मुझे लड़कियों की चीजें पसंद है, मुझे लड़कों वाली चीजें अच्छी नहीं लगती, मैं लड़की बनना चाहता हूँ। और ये सुनते ही पापा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दिया। मेरी चाल ढाल, बात, रंग सब कुछ लड़कियों जैसा ही तो था, लेकिन इस बात का एहसास मेरे पापा को पहली बार हुआ था और फिर उन्हें अंदाजा हो गया कि मैं उनका बेटा नहीं बल्कि एक तीसरे जिन्स का हूँ। और इसी वक्त पापा ने घर में शोर मचा दिया, मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर खड़ा किया। पापा के इस हंगामे पर सब मोहल्ले वाले जमा होने लगे। वो बच्चे जो कल तक मेरे साथ खेलते हैं, दबे लफ्जों में मेरी चाल चलन का मजाक उड़ाते थे, आज मेरी हकीकत का पता चलते ही वह खुलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एक भीड़ सी लग गई और फिर हर कोई मुझसे सर से पांव तक आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रहा था जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से उतरा हूँ।
सबकी नजरों में मेरे लिए जो अपमान था मैं उसे महसूस कर सकता था। मेरी माँ दौड़कर मेरे पास आई थी। वो मुझे दुनिया की नजरों से बचाना चाहती थी, लेकिन मेरे बाप ने मेरी हकीकत को इस तरह मुंह पे मारा था कि ये सारी दुनिया के आगे अपमानित हो गया था। पापा के मुंह से शब्द निकला हिजड़ा मेरे कानों में गूंज रहा था और मैं अपने आप में सदमे में आ गया था। 10 साल की उम्र में मुझे मेरी तरह मालूम हो गया कि हिजड़ा किसे कहते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे गली मोहल्ले में बच्चे की पैदाइश पर हिजड़े आया करते थे और मुझे ना जाने क्यों उनसे बहुत खौफ महसूस होता था। कठोर चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किए नाचते हुए वो लोग मुझे किसी और ही दुनिया के लगते थे। सारे बच्चे उनके पीछे शोर मचाते, उनका मजाक उड़ाते घूमते थे और आज पापा मुझे उन्हीं लोगों से मिला रहे थे। मैं डरकर अपनी माँ के सीने से लिपटने लगा था। वहाँ मौजूद भीड़ में से किसी की आवाज सुनाई दी थी। मैं तो पहले ही कहता था मुझे ये बच्चा कुछ ठीक नहीं लगता, लड़कियों जैसी हरकतें करता है, चाल चलन भी वैसा ही है और शक्ल तो देखो जरा। बताओ कितने सालों से लड़का बनकर हमारे बच्चों के साथ खेल रहा है। इसकी वजह से तो हमारे बच्चे पे भी बुरा असर पड़ेगा। इसे इस मोहल्ले से निकाल बाहर कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ रहते हुए हमारे बच्चों का चाल चलन भी ऐसा ही हो जाए। ना जाने वह कौन बेरहम था जो इस तरह की बातों से मेरे बाप के गुस्से को और बढ़ा रहा था। इसकी बातों ने वाकई जलती में तेल का काम किया था और पापा ने उंगली उठाकर मम्मी को बता दिया था कि अब ये हमारे घर की दहलीज पार नहीं करेगा। 3 बेटियों के बाद जाकर तूने इसे जन्म दिया तो मुझे लगा कि मेरे घर बेटा आ गया है। मैं खुश हुआ कि चलो तेरी कोख में से एक बेटा तो पैदा हुआ, मगर मुझे क्या खबर थी कि तू इस कदर घटिया औरत निकलेगी कि एक किन्नर को जन्म देकर उसे बेटे का नाम दे देगी। जैसे तूने मेरे जज्बात के साथ खेला है। जी तो चाहता है तुझे खड़े खड़े मार दूं, लेकिन ये मेरे बस में नहीं, इसलिए अभी और इसी वक्त इसको यहाँ से निकाल दे, नहीं तो मैं इस हिजड़े की जान ले लूंगा। पापा अंदाज में कोई रहम नहीं थी। वो तुरंत फैसला सुनाकर घर के अंदर चले गए थे और मम्मी मुझे सीने से लगाए बीच गली में खड़ी सिसक रही थी। न जाने किसने किन्नरों को खबर पहुंचा दी थी कि उस गली में किन्नर बच्चा है, और देखते ही देखते उनकी टोली हमारे घर के बाहर पहुंच गई। उन्हें देखते ही अपने मम्मी के गोद में छुपने की कोशिश में करने लगा और मम्मी ने भी सख्ती से मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। लेकिन वो लोग तो ढोल बजाते, नाचते, खुशियां मनाते और कहते कि देखो हमारा साथी आया है, हमारे खानदान में बढ़ोतरी हुई है। एक अजीब सा तमाशा लग गया था जिससे मोहल्ले वाले बहुत खुश हो रहे थे और मेरी जान निकली जा रही थी। मेरी माँ बहनें खड़ी रो रही थी, लेकिन किसी को हम पर रहम नहीं आया। एक लंबे चौड़े किन्नर ने आगे बढ़कर मुझे मम्मी की बाजुओं से अलग किया और मम्मी की चीखों की परवाह ना करते हुए मुझे अपने साथ खींचने लगा। मम्मी रोती हुई मेरे पीछे भाग रही थी, लेकिन उस किन्नर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं उनका बच्चा हूँ और मेरी माँ का मुझ पे कोई हक नहीं। मेरी माँ तड़पती रह गई, लेकिन वह मुझे अपने साथ वहाँ से ले गए जहाँ उनकी पुरानी आबादी बसती थी। मेरी माँ कुछ नहीं कर पाई थी, उसे किसी का सहारा नहीं था और वहाँ मौजूद सभी लोग इतने बेरहम थे कि वो चाहते थे कि मैं वहाँ से निकल जाऊं, चाहे फिर मुझे किन्नरों की बस्ती में ही क्यों न रहना पड़े। यहाँ से मेरी जिंदगी की अंधकार की शुरुआत हुई थी। इस बस्ती में मुझ पर एक एक लम्हा भारी था। वहाँ मौजूद लंबे चौड़े लोग जो औरतों के लिबास में ढेर सारा मेकअप किए हर वक्त मौजूद रहते थे, उनके बीच में खुद को शुरू में बिल्कुल अलग महसूस करता था। फिर मेरे गुरु ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे नाचना सिखाया और मैं भी उन्हीं की तरह मेकअप करने लगा। जैसे ही मैं जवान हुआ, खूबसूरती मुझ पर छाती चली गई और मैं सबके दिलों की धड़कन बन गया। अब मेरा नाम पिंकी था और लोग मुझे एक लड़की के रूप में देखने लगे थे। मैं हर महफिल की जान बन गई थी और अपने गुरु के लिए कमाने की मशीन। सबसे ज्यादा मेरे गुरु मेरे ही पैसे लिया करते थे और हर बड़ी महफिल पर मुझे ही भेजा जाता जहाँ से ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद होती। आज भी मैं एक ही मिनिस्टर के घर में शादी में नाच रही थी और इस दुनिया से दूर अतीत की बंद गलियों में सफर कर रही थी कि अचानक ही मुझे अपनी कमर पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ था और मैंने तड़प कर आंखें खोल दी थी। शराब की बदबू महक रही थी और मेरे बहुत ही करीब उसी मिनिस्टर का बेटा खड़ा मेरे वजूद से खेलने की कोशिश कर रहा था। मैं घबराकर पीछे हटी थी। 15 साल की उम्र में मैं जवानी की जुबान पर थी और वो नशे की हालत में बेकाबू हो रहा था।
आज से पहले कभी किसी महफिल में ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मैं डर गई थी। उसने अचानक ही आगे बढ़कर मुझे अपने बाजुओं में कैद करना चाहा तो मैंने उसे पीछे की तरफ धकेला और स्टेज से उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ती चली गई। हमारा गुरु हमारे साथ गाड़ी और ड्राइवर भी भेजा करता था। मैंने उससे फौरन वापस चलने को कहा और जब मैं घर पहुंची तो मेरा गुरु मुझे इतनी जल्दी देखकर हैरान रह गया। मैं उसके कदमों में बैठ गई और उसे बताया कि किस तरह मिनिस्टर का बेटा अपनी हद पार कर रहा था। मेरी बात सुनकर गुरु अचानक गुस्से में खड़ा हुआ और कहने लगा, पैसे एक काम के देते हैं और काम दो लेते हैं। उन लोगों की औकात ही छोटी है। अगर ये सब करना था तो पहले बताते, मैं ज्यादा दाम लगा लेता। गुरु की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और पहली दफा मुझे एहसास हुआ था कि मैं जिस जगह मौजूद हुआ वो बिल्कुल सेफ नहीं है। मेरा गुरु तो इन घटिया हरकतों के पैसे भी वसूल करने को तैयार था। ये सच था कि मुझे लड़कियों जैसा सजना संवरना पसंद था, लेकिन गैर मर्दों के साथ ऐसे किसी संबंध के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मिनिस्टर के बेटे का फोन आ गया था और मेरा गुरु एक रात की कीमत तय करने लगा। मैं वहीं मौजूद ये सब सुन रही थी और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब 20,000 के लिए मेरा गुरु मुझे एक रात के लिए उस अमीरजादे के हवाले करने को तैयार हो गया था। मैंने हिचक से अपने गुरु को देखा तो वह कहने लगा, मेरी जान पिंकी, समझा करो, हम सिर्फ इस वक्त कमाते हैं जब तक हम जवान होते हैं, लेकिन हमारा बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है। तुम अपने गुरु को ही देख लो। जब तक मैं जवान था एक एक महफिल में लोग हजारों रुपए मुझ पे लुटाते थे। मुझसे ज्यादा कोई और हसीन नहीं था, लेकिन आज कोई 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं होता। इसलिए तुम भी अपनी जवानी का फायदा उठाओ और इतना पैसा कमा लो कि बुढ़ापे में परेशानी ना हो। हमारा कोई घर बार बीवी बच्चे नहीं होते, हमें अपने भविष्य का खुद सोचना होता है। उस गुरु ने मुझे ड्राइवर के साथ वापस जाने का हुक्म दिया था। वो चाहता था कि मैं मिनिस्टर के बेटे को खुश कर दूं ताकि हमारी चांदी हो जाए, और मैं मरे मरे कदमों से गाड़ी में बैठ गई थी। लेकिन मैं हरगिज उस शराबी इंसान के साथ रात गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं ना मर्द थी ना औरत, मैं क्या थी, कौन थी, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। मैं कैसे किसी मर्द के कमरे में जा सकती थी, यही सोच सोच कर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। और फिर मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने एक बड़े से स्टोर पर ड्राइवर से यह कहकर गाड़ी रुकवाई कि मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है, और बिना सोचे समझे स्टोर में घुस गई। मैं पहले भी 2 बार यहाँ आई थी और मुझे मालूम था कि इसका एक पिछला दरवाजा है जो दूसरी गली में खुलता है। मैं स्टोर में घुसी और दूसरे दरवाजे से निकलकर वहाँ से भागती ही चली गई। ना कोई ठिकाना था, ना मंजिल का पता, बस इतना तय था कि मैं किसी मर्द के बिस्तर की जिन्नत नहीं बनूंगी। मुझे नफरत थी अपने बाप जैसे मर्दों से जो हम जैसे लोगों के साथ जी तो बहलाते हैं, अपनी खुशियों और गम में तो बुलाते हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं। ये लोग हमारे आशीर्वाद पर तो यकीन रखते हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी को कबूल नहीं करते। मैं ऐसे किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं बना सकती थी। बिना सोचे समझे भागते भागते मुझे घंटा होने वाला था। मैं बहुत दूर निकल आई थी और जब थक कर हार गई तो एक दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई। काफी देर बाद जब मेरी सांस में सांस आई तो मैंने सोचना शुरू किया कि आगे क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अपनी पहचान कैसे छुपाऊंगी। मैं लाख कोशिश करती, लेकिन मैं लोगों से इस बात को नहीं छुपा सकती थी कि मैं एक किन्नर हूँ। वो एक बड़ा सा घर था जिसके दरवाजे के साथ मैं बैठ गई थी। एक काले रंग की गाड़ी आई और उस घर में दाखिल हो गई। मैं अपने आप में सिमट गई थी ताकि गाड़ी की रोशनी मेरे वजूद की सच्चाई बयान ना कर दे। मुझे वहाँ बैठे कुछ देर और गुजर गई थी और मैं वहाँ से उठने का सोच ही रही थी कि उस घर से गार्ड निकला और कहने लगा, आपको अंदर बुलाया गया है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि पता नहीं किसका घर है और कोई मुझे अंदर क्यों बुला रहा है। उस गार्ड ने मेरे चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगा कि फिक्र ना करो, मालिक लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने आगे के रास्ते का कुछ पता नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे अंदर बुला रहे थे एक बार उनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी मेरे पास खोने को बचा ही क्या था, ना कोई जात थी ना कोई पहचान। मैं इस गार्ड के पीछे उस घर में दाखिल हुई। अंदर से वो एक आलीशान बंगला था। एक अधेड़ उम्र आदमी मेरे सामने बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और अपने सामने बैठने का इशारा कर दिया। उसकी नजरें मेरे शरीर पर जमी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मैं अंदर आकर ठीक किया है या नहीं। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले उस महफिल का हिस्सा था जहां तुम नाच रही थी और मिनिस्टर के बेटे ने तुम्हारे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। उस आदमी की बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था
मुझ पर तो वही मुहावरा सटीक बैठ रहा था कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। मैंने घबराकर उसे देखा तो वो कहने लगा, फिक्र न करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें दरवाजे पर बैठा देखकर पहचान लिया था और मुझे अंदाजा हो गया कि तुम उसी वक्त से परेशान होकर इस तरह अंधेरी रात में अकेले बैठी हो। तभी मैंने तुम्हें अंदर बुलाया है। मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम्हारी आशीर्वाद मुझे लगेगी। मैं और मेरी बीवी दुनिया जहाँ का पैसा होने के बावजूद भी सालों से निसंतान हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम हमें आशीर्वाद दो। उसके अंदाज से मेरे लिए बहुत इज्जत थी और पहली बार मैंने किसी को अपने साथ इतना नरम और निवेदन करते पाया था। वरना हमारी कोई इज्जत नहीं होती, बल्कि मैंने तो यही देखा था कि लोगों को हमें तकलीफ पहुंचाकर मजा आता है। मैंने सच्चे दिल से उनके लिए प्रार्थना की कि उनकी संतान हो जाए और साथ ही उनसे विनती की कि मुझे एक रात ठहरने की इजाजत दे दे। उसकी बीवी भी वहीं चली आई थी, वो भी एक नेक औरत थी। उन दोनों पति पत्नी ने मुझे एक रात अपने घर रुकने की इजाजत दे दी। कम से कम एक रात का आसरा हो गया था, यही सोचकर मुझे थोड़ी सुकून मिली थी और उनके दिए कमरे में चली गई थी। लेकिन थकान और टेंशन की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे बुखार हो गया। जब सुबह उन दोनों पति पत्नी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया और मुझे कुछ देर ठहरने को कहा और मेरा इलाज भी शुरू करवा दिया। डॉक्टर ने बताया था कि मुझे वायरल फीवर है और ये एक हफ्ते तक रहेगा। यह एक हफ्ता मैंने उन दोनों पति पत्नी के घर में गुजारा था। वो दोनों बहुत ही अच्छे और ख्याल रखने वाले थे और इसी वजह से ठीक होते ही मैंने उन दोनों से काम मांग लिया था। मैं उनके घर में किसी भी तरह की नौकरी करने के लिए तैयार थी। बस दुनिया की नजर से बचकर मैं महफूज ठिकाना चाहती थी। मुझे यकीन था कि अगर मैं उस चार दीवारी से बाहर निकलती तो मेरे गुरु के लिए मुझे ढूंढना कुछ मुश्किल नहीं था, क्योंकि किन्नरों का नेटवर्क बहुत महफूज होता है और मजबूत भी, और उनके लिए अपने बंदों को तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे अपने घर पे ही सफाई का काम दे दिया और मैं खुशी खुशी उस काम में लग गई। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। उस वक्त मुझे मतली महसूस होती और चक्कर आते, पसीने से मेरा शरीर शरोबार हो जाता और मेरे लिए अपने पैरों पे खड़ा रहना मुश्किल होता। और फिर दूसरे महीने में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ये कैसे मुमकिन था कि मुझ जैसा किन्नर प्रेग्नेंट हो जाता? मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आया था। ना मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक था और ना ही मैं पूरी तरह औरत थी। और फिर मुझ पर एक ऐसे राज का खुलासा हुआ जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मालिक और मालकिन ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी। उन्होंने बताया कि जब मुझे बुखार हुआ और वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ मेरे कुछ टेस्ट होने के बाद पता चला कि मैं एक XXY गुणसूत्र रखती हूँ, यानी कुदरती तौर पर मेरा अंदरूनी शरीर बिल्कुल औरतों वाला है। सिर्फ बाहरी तौर पर मैं कुछ मर्दों वाले लक्षण रखती हूँ और इसीलिए मेरी माँ को लगा कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। अगर मेरी एक छोटी सी सर्जरी होती तो मैं पूरी तरह लड़की बन जाती, क्योंकि कुदरत ने मुझे लड़की के अंदाज में ही बनाया था। मैं आम औरतों की तरह गर्भवती भी हो सकती थी और उन्हीं की तरह जिंदगी भी गुजार सकती थी। ये बात सुनते ही मेरे मालिक और मालकिन ने फैसला किया कि वो अपने बच्चे की पैदाइश के लिए मेरे शरीर का इस्तेमाल करेंगे और मेरे बुखार में ही उन्होंने मेरे जिस्म में अपने बच्चे का भ्रूण डलवा दिया था। दरअसल मेरे कोख में जो बच्चा पल रहा था वो मेरा नहीं बल्कि मेरे मालिक और मालकिन का था, जिसे IVF प्रोसेस के जरिए मेरे कोख में डाला गया था। मालिक और मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। उनके कहने के मुताबिक मैं एक किन्नर नहीं बल्कि एक औरत थी जिसे सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी की जरूरत थी और फिर मैं अपनी असली पहचान हासिल कर लेती। उन दोनों पति पत्नी ने अपनी गलती की माफी मुझसे मांगी कि उन्होंने मेरी इजाजत के बगैर अपने बच्चे को मेरे अंदर डलवा दिया, लेकिन साथ ही वो कहने लगे कि वो मुझे मेरी सही जिंदगी लौटाना चाहते हैं। वो मेरी सर्जरी का खर्चा उठाने को तैयार थे और मुझे नॉर्मल लड़कियों वाली जिंदगी देने को तैयार थे। उनकी बात सुनकर मैंने अपने पेट पे हाथ फेरा और उस बच्चे के वजूद को महसूस करने लगी, जिसकी वजह से मुझे मेरी असली पहचान मिलने वाली थी। मेरी संतुष्टि के लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्टर से मिलवाया और उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि अक्सर लड़कियां दिखने में लड़कों जैसी होती हैं, यहाँ तक कि उनका शरीर भी मर्दाना होता है, लेकिन कुदरती तौर पर उनका अंदरूनी अंग औरतों जैसा होता है। और दूसरी तरफ कुछ लड़के दिखने में लड़कियों जैसे होते हैं और उनकी आवाज की जनाना होती है, लेकिन उनका अंदरूनी अंग
बिल्कुल मर्दों वाला होता है, यहाँ तक कि वो मर्दाना स्पर्म की काबिलियत भी रखते हैं और पूरी तरह मर्द होते हैं। लेकिन माँ बाप के पास अगर सही जानकारी ना हो और अगर उन्हें अच्छे डॉक्टर की सलाह ना मिले तो ऐसे बच्चे खुद को किन्नर समझ बैठते हैं और दुनिया भी उन्हें बदनामी और बदसलूकी के समंदर में उतारकर उन्हें किन्नर बनने पे मजबूर कर देती है। पूरे 9 महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था और वो बच्चा मेरे मालिक और मालकिन की अमानत था, इसलिए मैंने उस बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया था। मेरे मालिक और मालकिन ने मेरी पूरी तरह इलाज करवाया और आज मैं एक सेहतमंद लड़की हूँ। आज के दौर में ऐसे बहुत से संस्थान काम कर रहे हैं जो हम जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, जिससे हम जैसे बच्चों का मुफ्त इलाज हो सके। सर्जरी और दवाओं के जरिए हम अपनी असली पहचान हासिल कर सकते हैं। मेरी तमाम माँ बाप से गुजारिश है कि अगर आपको अपने बच्चे में कोई बदलाव महसूस होता है और आप उस जिन्स को लेकर किसी परेशानी या तनाव का शिकार हैं, तो एक बार किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा जरूर करें और हम जैसे लोगों को किन्नर बनने से बचा लें जो कुदरती तौर पर किन्नर नहीं होते। धन्यवाद दोस्तों।